अभी टॉपिक चल रहा था राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों में या विज्ञानों से संबंध, जिसमें राजनीति विज्ञान और इतिहास हो गया था। राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, ये हो गया था। आज है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा मानते थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने जो राजनीति पर जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है वो क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की राजनीति पे लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के कई अन्य ग्रंथों जैसे अरस्तु राजनीति और कौन है लॉक नागरिक शास्त्र पर द्वितीय लेख, सेकेंड ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट में उन सब विषयों का विवेचना किया है जिसमें आजकल अर्थशास्त्र में सम्मिलित है या सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में मैंने वर्तमान समय में अर्थशास्त्र को ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अर्थशास्त्र द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में ग्रहण कर लेने पर भी अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इनके संबंध अध्ययन निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन। अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है इसको देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को क्या देन है इसको देखेंगे। तो अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान की देन, तो राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्था का परिणाम है। तो अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान को क्या देता है इसको देखिए। पहला है राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम है। राज्य के विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम रहा है। राज्य का विकास जो है आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम रहा है। जैसे पहले क्या था? घुमक्कड़ी जीवन था। घुमक्कड़ी जीवन था, धीरे धीरे लोग एक जगह बसने लगे तो कृषि वगैरह करने लगे, पशुपालन करने लगे। इस तरह से थोड़ा आर्थिक विकास हुआ। तो वही होता है। तो राज्य के विकास का अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। मानव समूह द्वारा कृषि को, मानव समूह जो है कृषि को जीवन यापन के प्रमुख साधन के रूप में अपना लेते हैं, जो अभी मैं कहा था। तो मानव समूह कृषि को जीवन यापन के रूप में अपनाता है और सर्वप्रथम सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हुई। जैसे जब जीवन कृषि को अपनाए तो एक जगह रहने लगे और यहीं से जो है राज्य की स्थापना हुई और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण भी आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। कार्ल मार्क्स इस संबंध में कहते हैं कि किसी युग में या किसी युग के संपूर्ण जीवन के स्वरूप का निश्चय
आर्थिक परिस्थितियों या आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। अब दूसरा क्या है, राज्य की नीति आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर। राज्य की नीति जो है, जो भी राज्य की नीति बनती हैं या निर्धारित होती हैं, वह किस पर निर्भर करती हैं? आर्थिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करती हैं। तो न केवल राज्य का स्वरूप, वरना समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति आर्थिक अवस्थाओं का ही परिणाम रही है। 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें परिणाम स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। इस संबंध में बिस्मार्क और जोसेफ चैम्बरलेन के कथन महत्वपूर्ण है। बिस्मार्क क्या कहते हैं? मुझे यूरोप के बाहर नए राज्य की नहीं, बिस्मार्क ये कहते हैं, मुझे यूरोप के बाहर नए राज्य की नहीं, वरना व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। अब राजनीतिक घटनाएं, ये क्या है? तीसरा क्या है? राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम। ये क्या है भाई? राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम। राजनीतिक क्षेत्र की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही घटित हुई हैं। जैसे 1935 में जब स्पेन के गणतंत्री सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में कानून निर्माण का प्रयत्न किया, तो सामंत वर्ग, चर्च के पादरी और सेना ने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में संगठित होकर गणतंत्री सरकार का तख्ता पलट दिया। गणतंत्री सरकार का तख्ता पलट दिया। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद जैसी विचारधाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। आज की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक दल की शक्ति आर्थिक समस्याओं के सफलतापूर्वक हल पर ही निर्भर हैं। भारतीय गणतंत्र के संबंध में यह बात विशेष तौर पे की जा सकती है। अब दूसरा क्या है? राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। पहला क्या था? अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, और दूसरा क्या है? राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। तो राजनीति विज्ञान, इसको ऐसे समझते हैं, अर्थ व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर। पहला क्या है? अर्थव्यवस्था जो है प्रशासनिक स्तर पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक सीमा तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास और संपन्नता के लिए एक समुचित, प्रभावशील तथा स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था नितांत आवश्यक है। भारत में धीमे आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक तंत्र की अकुशलता और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न नौकरशाही की प्रवृत्ति रहा है। अर्थव्यवस्था, दूसरा पॉइंट क्या है? अर्थव्यवस्था राज्य की नीतियों पर निर्भर। एक देश के अंतर्गत प्रचलित शासन व्यवस्था के रूप और राजनीतिक नीतियों का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात और उद्योगों की स्थापना शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करती है। युद्ध का प्रभाव, इसी प्रकार युद्ध का सैनिक राजनीतिक क्रिया है, परंतु वस्तुओं के मूल्य और अर्थव्यवस्था पर
उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। 1962 भारत चीन युद्ध, 65-71, 1965-1971 भारत पाक युद्ध भारत की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। समान अध्ययन विषय। अब क्या है, वर्तमान समय में समाजवाद और पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं और सार्वजनिक राजस्व जैसे विषयों का अध्ययन अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक विज्ञान दोनों में ही समान रूप से किया जाता है और इस क्षेत्र में इन दोनों विषयों के समान अध्ययन विषय दोनों विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का श्रेष्ठ उदाहरण है। दोनों का उद्देश्य लोक कल्याण की भावना है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य और योजनाबद्ध विकास की जो धाराएं विकसित हुई और अधिकांश प्रजातांत्रिक राज्यों के द्वारा अपनाई गई हैं, उसमें राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच नवीन गहरा और दोनों के लिए लाभकारी संबंध स्थापित हो गए हैं। अब दोनों विषय एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों शास्त्रों की गहनता को देखते हुए सन 1952 में यूनेस्को के तत्वाधान में गठित कैम्ब्रिज राउंड टेबल ने यह आग्रह किया था कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, इसको भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। अध्ययन के क्षेत्र की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय राज्य है। अध्ययन के क्षेत्र की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय क्या है, राज्य है, तथा इसमें राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों और इन संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय धन है। प्रकृति की दृष्टि से क्या अंतर है? अब प्रकृति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विषय है। राजनीति विज्ञान क्या है, एक आदर्शात्मक विषय है, किंतु अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। किसी ने व्यंग में ठीक ही कहा है, क्या कहा है, अर्थशास्त्री वह व्यक्ति है जो दाम तो सब वस्तुओं के जानता है, पर मन यानी महत्व एक का भी नहीं। अब दूसरा टॉपिक की भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानेंगे। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। राजनीति विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है और मानसिक जीवन से अलग मानवीय जीवन कुछ नहीं है। तो मनोविज्ञान जीवन के इसी महत्वपूर्ण अंग का अध्ययन करता है। इसमें विचार, भावनाएं, स्मृतियाँ, प्रवृत्तियाँ, कल्पनाएं, आवेग आदि से संबंधित बातें सम्मिलित हैं। इनके आधार पर अब मनोविज्ञान की राजनीति विज्ञान को दें। मनोविज्ञान की विज्ञान की राजनीति विज्ञान की दिन। मनोविज्ञान की राजनीति विज्ञान की दिन क्या है? पहला, राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भर। राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भर।
पहला क्या है? राजनीति की मनोविज्ञान पर निर्भर। तो व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण होता है। राज्य का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति से होता है। तो व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण होता है और व्यक्ति के ही राजनीतिक कार्य उनकी मानसिक गतिविधि से प्रेरित होती है। जेम्स ब्राइस के शब्दों में राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित है। ब्राइस महोदय क्या कहते हैं? राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित है। अब जैसे राजनीति की मनोविज्ञान का प्रमाण यह है कि व्यवहार के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में केवल वे ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकें जिन्होंने अपने देशवासियों के मन मस्तिष्क को भली भांति समझ लिया है। जैसे महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। जैसे 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद अपने विरोधियों की तुलना में श्रीमती गांधी सफलता का एक प्रमुख कारण था। दूसरा है, क्रांति से सुरक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यदि राजनीतिक मनोविज्ञान का यथोचित रूप से प्रयोग करें तो वे क्रांतियों जैसे अनेक विपत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की सफलता व्यक्तियों के स्वभाव पर निर्भर करती हैं। बैजहार्ट महोदय क्या कहते हैं? बैजहार्ट ने ग्रेट ब्रिटेन के शासन की सफलता का आधार उसकी ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल होना ही बताया है। इस संबंध में डॉक्टर गार्नर महोदय क्या कहते हैं? डॉक्टर गार्नर का कथन है, सरकार के स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों और नैतिक भावों को अभिव्यक्त तथा प्रतिबिंबित करना चाहिए। अब है तीसरा है, राजनीतिक क्षेत्र में मनोविज्ञान पद्धति का बढ़ता हुआ उपयोग। अब वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान पर मनोविज्ञान का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में राजनीतिक घटना चक्र को मनोविज्ञान ढंग से वर्णित करने की गहरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। विचारकों का एक वर्ग जिसमें बैजहार्ट, ग्राहम वालास, मैकडूगल, एमिल टांडे, दुर्खिम लिबान आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इन लोगों का विचार है कि राजनीति को मन के सापेक्ष में ही समझा जाना चाहिए और इन विचारकों द्वारा राजनीतिक समस्याओं के मनोविज्ञान प्रस्तुत करने का या मनोविज्ञान का हल प्रस्तुत करने का प्रयास या प्रयत्न किया गया है। बार्कर कहते हैं, मानवीय क्रियाओं की उलझनों को सुलझाने के लिए मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक कुंजी का प्रयोग आज के दिन का चलन बन गया है। यदि हमारे पूर्वज प्राणी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते थे तो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। अब राजनीति विज्ञान की मनोविज्ञान को देन क्या है? मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करना। राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करता है, राजनीतिक तथ्यों का मानसिक अवस्थाओं के प्रसंग में विश्लेषण करता है। राजनीति विज्ञान से प्राप्त सामग्री मनोविज्ञान के लिए पर्याप्त रुचिकर है और इससे मनोविज्ञान समृद्धि को प्राप्त करता है। राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। एक देश में शासन व्यवस्था का जो रूप, सरकार का जो संगठन होता है, उसका व्यक्तियों के सोचने, विचारने और व्यवहार के ढंग पर प्रभाव पड़ता है। राजतंत्र और प्रजातंत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के सोचने के ढंग अवश्य रूप से अंतर होते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान का अध्ययन अधूरा ही रह जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है? या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान तथा मनोविज्ञान
में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अब दोनों में अंतर क्या है? अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से मनोविज्ञान समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, चाहे उनका संबंध आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक किसी भी क्षेत्र से हो, किंतु राजनीति विज्ञान मनुष्यों की विशेषता केवल आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किंतु राजनीति विज्ञान मनुष्यों की विशेषता केवल राजनीतिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। अब दूसरा अंतर क्या है? प्रकृति से मनोविज्ञान मानव व्यवहार और स्वभाव की यथार्थ स्थिति से ही संबंध रखता है, मूल्यों के आदर्शों से नहीं। राजनीति विज्ञान यथार्थ स्थिति के साथ साथ आदर्श का भी विवेचन करता है। धन्यवाद।